मनीषा एक भुट्टे वाली थी जो रोज गांव के एक किसान से भुट्टे खरीद कर बेचती थी। बहन जी, सारे ले लो। आसपास के किसी गांव में हमारे खेत जैसे मीठे भुट्टे नहीं हैं। ठीक है, 10 किलो दे दो। मनीषा गांव से शहर जाने वाली सड़क के किनारे अपनी दुकान स्वादिष्ट भुट्टे वाली लगाकर राहगीरों को सिके हुए भुट्टे बेचती थी। मीठे भुट्टे खा लो, भुट्टे मीठे। लो सेठ जी, मीठे भुट्टे खा लो, सिर्फ 10 रुपये का है। लाओ, एक भुट्टा दे दो। वाह, ये भुट्टे तो बहुत मीठे हैं। तो एक और ले लो। अरे नहीं नहीं, एक और खाऊंगा तो मेरा ये गुब्बारे जैसा पेट फट जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसकी दुकान से भुट्टे खरीदने लगे, जिससे मनीषा के पास बहुत पैसे जमा हो गए। अब उसके मन में लालच आ गया। अगर मैं इन भुट्टों का दाम बढ़ा दूं, तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी। और अगर मैं इन भुट्टों को सस्ते दाम पर खरीदूं, तो मेरी कमाई चौगुनी हो जाएगी। इस बार जब मनीषा भुट्टे खरीदने गई, तो उसने किसान को आधे पैसे ही दिए। अब माफ करो, इतने कम पैसों में भुट्टे नहीं दे सकता, मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी और किसान से ले लूंगी। मनीषा ने इस बार किसी और किसान से आधे दामों में भुट्टे खरीदे और बेचने लगी। भुट्टे ले लो, मीठे भुट्टे। ये भुट्टे तो कितने फीके हैं, इनमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। बेस्वाद भुट्टों के कारण मनीषा की दुकान चलना बिल्कुल बंद हो गई। अब उसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अच्छे भुट्टे खरीद सकूं। मनीषा ने पैसे कमाने के लिए एक नई चालाकी की। उसने एक भुट्टे पर नशे की दवा मिलाकर एक राहगीर को बेच दी। भुट्टा खाते ही कुछ दूर जाकर राहगीर बेहोश होकर गिर पड़ा और मनीषा ने उसके पैसे और कीमती सामान चुरा लिए। इतने सारे पैसे, मजा आ गया। ये तो बहुत ही आसान काम है, ऐसे तो मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ। मनीषा इसी तरह मालदार राहगीरों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर लड़का भुट्टे खरीदने आया। बहन, एक भुट्टा देना। इस लड़के के गले में इतनी मोटी सोने की चेन। इसे नशीला भुट्टा देती हूँ, जिसे खाते ही ये बेहोश हो जाएगा और मैं चेन लूट लूंगी। मनीषा ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उस लड़के ने भुट्टा खाया और कुछ दूर जाकर गिर गया और मनीषा उसकी चेन निकालने लगी। तभी वो लड़का उठ गया। मनीषा ये देख घबरा गई। मुझे पता था कि तुम हो, और वो हो जो राहगीरों के पैसे और कीमती सामान चुराती हो। मुझे बहुत दिनों से तुम पे शक था, लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पुलिस ही तुम्हें सजा देगी। मनीषा की लालची प्रवृत्ति के कारण न सिर्फ उसका धंधा चौपट हुआ, बल्कि उसे गलत रास्ते पर ले गया, जिसकी वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और मेहनत से काम करने से ही सफलता मिलती है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे।
दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं,
मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है, जो जरूर टूटता है। नंदू एक नौजवान युवक था जिसके पास खुद की एक रेडी थी। वो कभी इस रेडी पर सब्जियां बेचता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें, जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम नंदू घर पे ढेर सारी मकई ले आया। बेटा, अब तो बरसात शुरू होने में समय है। तूने इतनी सारी मकई इतने जल्दी क्यों खरीद ली? माँ, अगले 2 हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी और तब मकाई का दाम आसमान छुएगा। क्यों भला? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही बरसात शुरू हुई, मकाई का दाम बढ़ गया और उस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों में मकाई खरीद रखी है। ठीक है, पर क्या इतनी सारी मकई बिकेगी? ये लगभग 10-12 गोनी है। हाँ माँ, बस बरसात शुरू हो जाए, फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकाई थी ही नहीं। इसीलिए इस बार मैंने पहले ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। नंदू को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टों का व्यापार बहुत अच्छा होगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। खीरे ले लो, खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होते जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। नंदू मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हुई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे बहुत बिकेंगे। हाँ, खूब बिकेंगे। और अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। क्या माँ, तुम भी? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। शादी की बात सुनकर नंदू शर्मा रहा था। खैर उसी शाम नंदू ने अपनी रेडी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे भुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हो गए। उस दिन एक के बाद एक ग्राहक भुट्टा खाने आए जा रहे थे। नंदू खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी नंदू का धंधा बहुत अच्छा चला। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। नंदू की रेडी पे इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ए नंदू, आजकल बहुत कमा रहा है। कमाएगा कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे जो बेचने शुरू कर दिए। हमको लग रहा है भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है। हम भी कल से भुट्टे बेचेंगे। और हम भी। अगल बगल के व्यापारियों ने भी भुट्टे का व्यापार करने का विचार कर लिया और अगले दिन ही नंदू के ठेले के बगल में 2 और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बढ़ गए। कुछ लोग नंदू के ठेले पे जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से नंदू परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद नंदू ने अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया, जब हम यहाँ पहले से भुट्टे बेच रहे थे तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टे बेचने की क्या जरूरत? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की गाड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा भैया। हमको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो। अकेले ही सारा मुनाफा हथियाना चाहते हो? अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो जो हम दोनों ना बेच सके, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर नंदू चिंता में पड़ गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वो दोनों तो ढीठ थे। आज नंदू परेशान घर आया और आते ही उसने सारी बातें माँ को बताई। वो दोनों मुझसे बहुत जलते हैं।
कुछ दिनों से मेरे भुट्टों का धंधा इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से 1/3 आमदनी हुई है। कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जलने वाले कितने भी जले, तू बस मेहनत करता रह। अगले दिन नंदू ने रोज की तरह अपना ठेला खोला। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके चिल्लाने के बाद उसके पड़ोसी व्यापारी भी चिल्लाने लगे। गरम गरम भुट्टे, स्वादिष्ट और सस्ता, बस 8 रुपए का एक भुट्टा। व्यापारियों ने दाम 10 रुपए से 8 रुपए कर दिए थे। दाम देखकर सारे ग्राहक उन्हीं व्यापारियों के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। नंदू ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारियों ने दाम 7 रुपए कर दिया। मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए वो परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ, अब मैं क्या करूँ? कम मुनाफा में भुट्टा बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करता हूँ तो दोनों व्यापारी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे ग्राहक तेरे ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते ही नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो स्वाद ही अलग था बेटा, एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन नंदू ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों व्यापारी हैरान थे और फिर आग जलते ही नंदू चिल्लाने लगा। ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तरीके से बनाने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग नंदू के ठेले पे गए। उन्होंने वो भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया, कितनी सदियों के बाद ये खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली बार चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट भी। इस दिन नंदू के ठेले पर अलग ही गर्दी थी। लोग नंदू के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नंदू कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। नंदू के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से बिकने लगे और उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगले दिन पड़ोसी व्यापारियों ने भी रेत वाले भुट्टे बेचना शुरू किया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा, उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। नंदू रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को नंदू के रेत वाले भुट्टे खाने थे। नंदू के ठेले पर भीड़ थी और उसके पड़ोसियों के ठेले सुनसान थे। कुछ दिनों बाद बिक्री ना होने की वजह से व्यापारियों ने भुट्टा बेचना बंद कर दिया। नंदू के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ बिक रहे थे और नंदू का मुनाफा भी बहुत बढ़ गया था। मुश्किल के वक्त जब लोग मैदान छोड़ देते हैं, नंदू ने कुछ नया करने की कोशिश की और आखिर उसका नया आइडिया काम कर गया। उसके रेत वाले भुट्टों ने उसे मशहूर और अमीर बना ही दिया। जुकामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ शनकठा अपने परिवार के साथ रहता था। वैसे तो शनकठा एक किसान था, लेकिन बड़ा चालाक और चतुर था। कोई भी शनकठा के दिमाग को पढ़ नहीं पाता था। आज सुबह से चाय नहीं मिली। दूध वाला आया नहीं क्या आज? जब दूध वाला ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? काली चाय तो पियेंगे नहीं आप, बल्कि सेहत के लिए तो अच्छी होती है काली चाय। मैं क्या किसी पहलवान से कम हूँ क्या? अकेले ही 10 पछाड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ, बड़े आए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम आपको पहचानते ही नहीं। मोहल्ले में भी अगर किसी के घर झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले गांव छोड़ने वाले आप ही होते हैं। बड़े आए बहकी बहकी बातें करने वाले। शनकठा वहाँ से अपने खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खेत भुट्टे से भरे हुए हैं, जिसे देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है। मानो ना मानो, असली सुख इन खेतों में भुट्टे देखना ही है। लोग बाग दुनिया घूमने चले जाते हैं शांति ढूंढने के लिए। मेरे लिए तो सारा सुख यहीं पर है। शनकठा वहाँ घूम ही रहा था कि उसने देखा कि पूरे भुट्टे के खेत में एक जंगली सुअर घूम रहा है, जिसे देखने के बाद वो उसे भगाने लगा। हट हट हट, दूर दूर दूर,
इन जंगली सुअरों का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारा व्यापार चौपट कर देंगे। कुछ ही महीने में बरसात शुरू होने वाली है। आज ही जाकर मैं सारी बातें सरपंच जी को बता दूंगा। शनकठा अपनी पत्नी नगमा के साथ गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहब, गांव में इतना सब कुछ हो रहा है और आप घर पर ही बैठे हैं। अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या बात है बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। होना क्या है, हमारे सारे भुट्टे के खेत जंगली सुअर खा जाएंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। तुम तार बाट लगा दो अपने खेतों में, और क्या, उससे तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। साहब, हमने तार बाट लगाई थी, तेज आंधी पानी की वजह से सारी टूट गई। हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो। अच्छा चलो, मैं कुछ सोचता हूँ। आज शाम को गांव में सभा होगी, उसमें हम कुछ तय करेंगे। सरपंच और शनकठा ने मिलकर पूरे गांव को सभा में बुलाया और जैसे ही सभा शुरू हुई, शनकठा ने गांव वालों से कहा, आज ये सभा जंगली सुअरों से निपटने के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुअरों ने हमारे भुट्टे की फसलों को बर्बाद कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई खेत हमारा बचेगा नहीं। जी सही कहा शनकठा भाई साहब ने, हम गांव वालों के मन की बात सुन ली। उतने में वहाँ पर अनाज घर का साहूकार विनय आ गया और कहने लगा, इस बार के भुट्टे हमारे विदेश में बिकने वाले हैं। हमारे गांव के भुट्टे को विदेश में बेचा जाएगा। ज्यादा पैसे और तो और विदेश घूमने का अवसर भी है तुम गांव वालों के पास। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इसीलिए अब से हर रात गांव के 2 मर्द खेतों में पहरा देंगे। मैं और गबरू, गांव के ये दोनों पहलवान हर रात जागकर पहरा देंगे। और गांव वालों ने मिलकर ऐसा ही किया। हर रात शनकठा और गबरू खेतों पर पहरा देने लगे। एक रात शनकठा के खेत में एक मोटा सुअर आकर खेत के भुट्टे खाने लगा। खेतों में हलचल होने से गबरू ने उसे देख लिया। शनकठा भाई, तुम्हारे खेत में सुअर है, मैं अपनी बाण से उसे मार गिराऊंगा। मारना मत, बस डराकर भगा दो। गबरू ने अपनी बाण से एक तीर खींची और उस सुअर को जख्मी कर दिया। शनकठा ये देखते ही गबरू पर चिल्लाने लगा, देखा, तुमने मार दिया उसे। मैंने कहा था ना मत मारो, बेचारा सुअर। इन्हें छोड़ो मत, सबको खत्म कर दो। हट जाओ, यहाँ मत आओ। शनकठा उस जंगली सुअर को उठाकर अपने घर लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। पूरी रात देखभाल करने के बाद वो सुअर एक इंसान की आत्मा में बदल जाता है, जिसे देखकर शनकठा बहुत ही डर जाता है। कैसे हो शनकठा? मैं भी तुम्हारे गांव के पूर्वजों में से एक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक श्राप की वजह से सुअर के भेष में था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उस गबरू ने मुक्त कर दिया, मैं तो बस आपकी जान बचा रहा था। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस भुट्टे को खाते हुए मुझे तीर लगा था, वो भुट्टा सुबह हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा। भुट्टा हवाई जहाज। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस भुट्टे पर पड़ेगी, वो हवाई जहाज बन जाएगा। तुम उससे शहर जाकर अपने भुट्टे बेच सकते हो और अपना व्यवसाय 2 गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तथास्तु। और हाँ, इन भुट्टों के गायब होने में सिर्फ जानवरों का हाथ नहीं है, बल्कि तुम्हारे सरपंच का भी है। सारे भुट्टे वही रात के समय चुराया करता था। इतना कहकर वो आत्मा और सुअर दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। शनकठा ने सारी बातें अपनी पत्नी नगमा को बताई। तब नगमा ने कहा, सुबह होने में बस कुछ ही देर है, हमें हमारे खेत के पास जाकर देखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा संसार सोने का हो जाएगा और सरपंच जी भी पकड़े जाएंगे। नगमा और शनकठा दोनों ही सूरज की पहली किरण का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की किरण उस भुट्टे पर पड़ी, उन्होंने देखा कि सारे भुट्टे उस सुअर के आशीर्वाद से हवाई जहाज में तब्दील हो गए हैं, जिसे देखकर दोनों खुशी से झूम उठे। ये हुई ना कुछ बात, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर गांव वालों को बुला कर ले आती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, जाओ जाओ, सबको बुला लाओ। अब तुम पूरे गांव के भुट्टे ले जाकर शहर में बेच आना। क्यों, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मुझ जैसे बूढ़े को तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस भुट्टे के हवाई जहाज में चढ़ें। चलो ठीक है, मैं भी अपने सारे भुट्टे लेकर तुम्हारे इसी हवाई जहाज में आऊंगा और मुनाफे का आनंद उठाऊंगा। सरपंच और गांव वाले उस भुट्टे हवाई जहाज में जैसे ही चढ़े,
सरपंच के भुट्टे एकदम से गायब हो गए, जिसे देखकर सरपंच हैरान हो गया। हाय, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे चोरी हो गए। आपके भुट्टे चोरी नहीं, उनके पास चले गए जिनके पास से आपने चुराए थे। आपकी सच्चाई अब सबके सामने है। अब हम गांव वाले आपको सबक सिखाएंगे। मुझे माफ कर देना, मैं लालच का शिकार हो गया था। पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लालच वालच कुछ नहीं, अब हम आपको इस गांव से बाहर निकालते हैं। दोबारा इस गांव में नजर आए तो आपकी खैर नहीं। अब से हम हर शहर जाकर अपने भुट्टे बेचेंगे, इस भुट्टे हवाई जहाज की मदद से। मेरे साथ तुम सब भी चलो। लेकिन ये शुरू कैसे होगी? इसे चलाएगा कौन? इसकी फिक्र मत करो, सूरज की किरणों से ये भुट्टा उड़ने लगेगा। ये हमें अपने आप अपनी जगह पर पहुंचा देगा। और वैसा ही हुआ। सभी भुट्टे के हवाई जहाज पर बैठ गए। जैसे ही सूरज की किरण उस हवाई जहाज पर पड़ी, हवाई जहाज हवा में उड़ने लगा। सारे हवाई जहाज में बैठकर बादलों में चले गए और बादलों का नजारा देखने लगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, और वो भी भुट्टे के हवाई जहाज में। ये सब अच्छे कर्मों और अच्छी निष्ठा का किया हुआ है। हम अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर गांव वापस जाएंगे और हर साल इसी भुट्टे के हवाई जहाज से सारे शहर की सैर करेंगे। सारे भुट्टे के हवाई जहाज की मदद से शहर पहुंच जाते हैं और अपना भुट्टा अच्छे दामों में बेच देते हैं। शंकटा को गांव का सरपंच बनाया गया और गांव की हर फसल की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांव दोबारा खुशी से चहक उठा।